डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों को मेरा सलाम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशंस करने जा रहे हैं और उसका नाम है रेजोनेंस। लेकिन एक सजेशन है मेरा कि रेजोनेंस का लेक्चर सुनने से पहले और देखने से पहले आप लोग मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर है, एक जो है वो इनमें से लीवेज स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्जेस पे हैं, उसको ज़रूर देखें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस लेक्चर के अंडरस्टैंडिंग में। तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ वाटर का और आप लोगों से ये पूछता हूँ कि इसका आप लोग लीवेज स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के सामने मैंने वाटर का एक मॉलिक्यूल रख लिया जिसका आपके साथ फार्मूला है H2O और मैं कहता हूं कि आप इसका लीवेज स्ट्रक्चर लिख लें। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल है कि आप इसके लिए लीवेज स्ट्रक्चर लेके कि ये ऑक्सीजन, ये आपके साथ हाइड्रोजन और ये भी आपके साथ हाइड्रोजन, लिहाजा वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे साथ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और 2 आपके साथ शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये भी आपके साथ एक शेयर्ड पेयर है और ये भी आपके साथ एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। तो क्वेश्चन इज कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर से मेरा मुराद है कि 2 बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। अब लीवेज स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम या ये 1 होंगे या 2 या 3, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू लीवेज मॉडल। तो मेरे साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही मौजूद है, तो लिहाजा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान मौजूद हो, इसको मैं नाम देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर। लिहाजा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर एक और यहाँ पर भी एक, तो दोनों बॉन्ड यानी दोनों बॉन्ड्स का बॉन्ड ऑर्डर ये सेम है 1 and 1। तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड का फिर बॉन्ड लेंथ भी सेम होना चाहिए और प्रैक्टिकली भी ये सेम ही है। और बॉन्ड लेंथ से यहाँ पे मेरा मुराद है कि अगर मेरे साथ ये एक एटम हो और ये दूसरा एटम हो, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हो, इनके सेंटर के दरमियान जो फासला होता है वी कॉल इट बॉन्ड लेंथ। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर बोथ जो है वो एक ही है, इसलिए दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम और इसी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ भी सेम ही होनी चाहिए और है भी। और ये तकरीबन 96 पिकोमीटर और ये भी 96 पिकोमीटर, यानी जब इसको प्रैक्टिकली नापा किया तो आपके साथ ये आ गया 96 पिकोमीटर और ये भी आ गया आपके साथ 96 पिकोमीटर। तो जो लीवेज स्ट्रक्चर का प्रिडिक्शन था कि इसका बॉन्ड लेंथ सेम जो है वो होना चाहिए, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम ही है। इट्स गुड। अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जहाँ पे जो लीवेज स्ट्रक्चर्स है उनका प्रिडिक्शन कुछ और होगा और जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होंगे वो कुछ और होंगे। फिर ये मसला हम कैसे हल करेंगे, इसके लिए हमें जाना होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस। यहाँ पे नो नीड ऑफ रेजोनेंस। तो अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप ओजोन का लीवेज स्ट्रक्चर ड्रा कर ले, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में भी अवेलेबल है। अब अगर यहां पे देख ले तो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6। ग्रुप नंबर आपको ये बताता है कि वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं।
तो लिहाजा ग्रुप नंबर इज 6, इसलिए वैलेंस शेल में b इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 बिकॉज 3 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो ये आ जाएंगे आपके साथ 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इलेक्ट्रॉन तो 18 है, पेयर्स कितने होंगे? तो आप सिंपल लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इन 9 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस्तेमाल करते हुए हम ओजोन का लीविस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं कि अच्छा ये है ऑक्सीजन 1, ये 2 और ये 3। मैं इन दोनों को, तीनों को मेंशन करता हूं A, B और C। यहां पे अगर हम देख ले तो वी हैव 9 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो आप सबसे पहले A, B, C इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लगाएं, तो लिहाजा 1 और ये 1। फिर आपके साथ यहां पे जो B वाला ऑक्सीजन है, इट इज अ सेंट्रल ऑक्सीजन। C और A ये है टर्मिनल। तो सबसे पहले टर्मिनल का ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले अकॉर्डिंग टू लीविस मॉडल। अब 9 पेयर में से 2 पेयर गए हैं, तो मैं लिख लूंगा मजीद 3 पेयर्स, और ये तीनों है लॉन पेयर्स। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 + 2 4 6 और ये 8। यहां पर भी इसके वैलेंस शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। पेयर्स आपके साथ चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी एक पेयर बाकी है, तो लिहाजा वो पेयर आप बी के ऊपर ही लगाएं। लेकिन अब मसला ये है कि टर्मिनल एटम्स जो A और C है, इसका वैलेंस शेल्स, यानी इन दोनों के वैलेंस शेल्स कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। लेकिन सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में अभी भी 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको, यानी इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अब यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैं या A के लोन पेयर इस्तेमाल करूंगा या C के लोन पेयर इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं A के लोन पेयर ही इस्तेमाल करता हूं। अगर मैं इसके लोन पेयर इधर शेयर कर लूं, यानी अगर मैं इसको इधर ले आऊं, यानी A पे जो लोन पेयर है अगर इसको मैं इधर ले आऊं, तो ये मेरे साथ बनेगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से था, एक लोन पेयर की वजह से आ गया, और ये आपके साथ आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये प्रोसीजर है कि हाउ टू ड्रा लीविस स्ट्रक्चर, ये प्रोसीजर है। तो यहां पे आपके साथ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 2 और ये 2, और ये आपके साथ लोन पेयर। अब यहां पे अगर देख ले तो आपके साथ A, B और C, इन तीनों का जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है, 8 8 और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे अगर हम देख ले तो दूसरा स्टूडेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को, यानी जो लोन पेयर है वो C से शेयर कर लेता है विद B, नॉट विद A, विद सेंट्रल एटम। तो ये बनेगा आपके साथ O, ये आपके साथ O, और ये आपके साथ B, और ये आप लोगों के साथ डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर शेयर हो गया, 2 रह गए, तो ये आपके साथ ये लोन पेयर। अब अगर हम यहां पे देख ले तो हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर की तारीफ ये की थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब यहां पे अगर आप A और B का यहां पे आप बॉन्ड ऑर्डर देख ले तो ये बनेगा 2, बिकॉज 1 + 1 ये बनेगा 2, और यहां पे इसका बनेगा 1। तो फिर तो इसका मकसद ये है, यानी ये मेरा ख्याल है फ्रॉम लीविस स्ट्रक्चर, कि अगर यहां पे बॉन्ड ऑर्डर है 2 और यहां पे बॉन्ड ऑर्डर है 1, तो
तो फिर तो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर होना चाहिए, यानी इसकी साइज, इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटा होना चाहिए, और ये समवट जो है ये लॉन्ग, यानी मतलब है कि ये बड़ा होना चाहिए। और हमें ये पता है कि हमारा ये नो हमारे जो एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि ये बॉन्ड लेंथ ये आपके साथ जो है वो समवट स्मॉलर होनी चाहिए और ये समवट लार्जर होने चाहिए। लिहाजा अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यानी ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। कैसे मेरा एक्सपेक्टेशन है? फ्रॉम लीव स्ट्रक्चर और बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट से। तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2, बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, यहाँ पे आपके साथ ये, तो ये जो है ये बॉन्ड जो है साइज यानी इसका लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, सवाल ये है कि इसकी जो बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ की जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके साथ ये बॉन्ड लेंथ आपके साथ डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1:1 पिकोमीटर, और आप लोगों के साथ ये होना चाहिए 148 pm पिकोमीटर। अब अगर आप यहाँ पे देख ले तो यानी लीव स्ट्रक्चर पे अगर हम नजर डालें तो हमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नजर आता है, और हमें ये पता है कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होगा ये ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है 144 पिकोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। हम लोगों ने ओजोन के अंदर इसको नापा नहीं है, हमें ऑलरेडी ऑक्सीजन का, यानी अगर मैं एक आम ऑक्सीजन ले लूं तो ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ अगर मैं ये कहूं कि ये डबल बॉन्ड है तो फिर ये ऑक्सीजन के बराबर ही होनी चाहिए, और अगर मैं ये कहूं कि सिंगल बॉन्ड है तो फिर सिंगल बॉन्ड अगर मैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ले लूं तो फिर ये बॉन्ड लेंथ ये जो है आपके साथ होनी चाहिए। लेकिन दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर है, मतलब ये कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ यानी ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, वी एक्सपेक्ट दिस। और जो आपके साथ एक्सपेरिमेंटली तौर पर जो बॉन्ड लेंथ नापी गई है और वो है आप लोगों के साथ बॉन्ड लेंथ, ये है आपके साथ 128 पिकोमीटर। मतलब ये कि ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ दोनों बराबर है। फिर तो इसका मकसद ये है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए और ये समवट लार्ज होनी चाहिए, लेकिन दोनों आपस में बराबर है। फिर तो इसका मकसद ये है कि ये, और अगर हम इस बॉन्ड लेंथ पे गौर कर ले तो ये इन दोनों के दरमियान में से हैं। फिर इसका मकसद ये है कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो पूरा है, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पर भी है और वो यहाँ पर भी है, लेकिन मीन्स के आधा पेयर इधर है और आधा पेयर इधर है। लेकिन लिनस यानी सारी वो जो लीविस का जो मॉडल है वो हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर के मुतालिक ही मालूमात देता है। तो फिर इस मसले को कैसे ओवरकम कर लेंगे? अब मसला जो है वो इस दौरान ये आइडिया सबसे पहले एक नया आइडिया पॉलिंग ने एक नया यानी लिनस पॉलिंग ने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस कर लिया, पॉलिंग आइडिया, पॉलिंग कॉन्सेप्ट। उसने कुछ नया कॉन्सेप्ट दे दिया और उस नए कॉन्सेप्ट का नाम है रेजोनेंस। इट मीन्स अगर मैं सिंपल लीव स्ट्रक्चर को देख लूं तो ना तो फिर ये ओजोन का ये स्ट्रक्चर है और ना ओजोन का ये स्ट्रक्चर है, इसलिए कि जो स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को एक्सप्लेन ना कर ले वो स्ट्रक्चर काबिल कबूल नहीं है। न तो ये स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो 128 दोनों बॉन्ड एंगल आपस में बराबर है और ये भी बराबर है, तो इट मीन्स के यहाँ पे मसला है। हम इस बात को इंतहाई अब सादा लैंग्वेज में हल नहीं कर सकते, जस्ट कि अगर मैं कहूँ कि ये स्ट्रक्चर ठीक है या ये ठीक है, क्योंकि लीव स्ट्रक्चर आर सिंपल और केमिस्ट लोग चाहते हैं कि वो लीव स्ट्रक्चर को रखे अपने डिस्कशन में।
तो इस मसले को ओवरकम करने के लिए पॉलिंग ने एक आइडिया दे दिया और उस आइडिया का नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे कहते हैं? रेजोनेंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और आइडिया कुछ टाइम के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और वो है आपके साथ हाइब्रिड। जिस तरह आपके साथ म्यूल ये हार्स और डंकी का हाइब्रिड है, यानी ये दोनों आपस यानी इन दोनों के प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो मेरे साथ म्यूल है, इट इज़ अ हाइब्रिड, और म्यूल के प्रॉपर्टी को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आई नीड बोथ। तो लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि म्यूल, और मैं ये लिख सकता हूँ कि म्यूल को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है कि म्यूल के पिक्चर को मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं म्यूल को अगर मैं प्रॉपरली एक्सप्रेस करना चाहूँ, इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा कि इट इज़ द हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स कि ये डंकी और हार्स के कम्बिनेशन से हमें हासिल होता है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि हार्स और ये आपके साथ डंकी, और इन दोनों का हाइब्रिड हार्स प्लस डंकी, इससे बनता है म्यूल। अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अब एक बात कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि हार्स एंड डंकी, इसका जो हाइब्रिड है इट इज़ म्यूल। अब इसका मकसद कभी यूँ नहीं है कि ये म्यूल सम टाइम हार्स है और सम टाइम इट इज़ डंकी। नो, म्यूल इज़ म्यूल, इसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये हाइब्रिड है इन दोनों का। अगर मैं म्यूल को एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मुझे लिखना होगा हार्स डबल यानी हेडेड एरो, और मेरे साथ फिर यहाँ पे डंकी, और इन दोनों का जो हाइब्रिड है इट इज़ म्यूल। तो इसी तरह जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन है, जिसको आप अब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं आइदर विद वन और विद अनदर, इनमें से आप एक के जरिए भी इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर इनमें से एक स्ट्रक्चर भी ठीक होता तो फिर ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्ट करते हम, लेकिन यहाँ पे तो बॉन्ड लेंथ दोनों का सेम है। तो रेजोनेंस थ्योरी के मुताबिक कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ओजोन का, अब एक बात मैं यहाँ पे और भी बताना चाहता हूँ कि ना ये मॉलिक्यूल ओजोन का है और ना ये ओजोन का है। दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर, इसलिए कि ओजोन का मॉलिक्यूल म्यूल की तरह एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन हम इसको अगर प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो फिर हम इस तरह तो कह सकते हैं कि बेसिकली जो आपके साथ ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है O3 का, ये हाइब्रिड है किस चीज का? इन दो स्ट्रक्चर का। जिस तरह म्यूल हार्स और डंकी दोनों की कॉम्बिनेशन रखता है, लेकिन इसका मकसद कभी ये नहीं है कि सम टाइम इट एग्जिस्ट एज अ हार्स एंड सम टाइम इट एग्जिस्ट एज ए डंकी। नो, ये हमेशा के लिए आपके साथ एग्जिस्ट करेगा एज ए म्यूल। अच्छा, अब इसका मकसद तो फिर ये है कि मेरे साथ अगर मैं ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपस में ब्लेंड कर लूं, इनको आपस में मिक्स कर लूं, तो इन दोनों के मिक्सिंग से, इन दोनों के हाइब्रिड से जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो मुझे मिलेगा। लिहाजा अब अगर आपको मैं कहूँ कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, तो मैं ये कहूँगा कि इट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बोथ ऑफ दिस। अब अगर कोई बंदा मुझसे सवाल कर ले कि व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड से मेरा मुराद यहाँ पे ये है कि जब आप कई लीव स्ट्रक्चर को आपस में ब्लेंड कर लें और इनके ब्लेंडिंग से जो स्ट्रक्चर आपको मिले, एक्चुअली दिस इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, जिसको मैं रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से ही जानता हूं। तो लिहाजा अब रेजोनेंस हाइब्रिड को मैं फिर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर लूंगा? मैं लिखूंगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड, लिहाजा मैं लिख सकता हूं रेजोनेंस हाइब्रिड, ये बराबर होगा किस चीज के? ये बराबर होगा आप लोगों के साथ ओजोन, मेरे साथ ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये मेरे साथ एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर,
और ये यहाँ पे मैं डबल हेडेड एरो लगाता हूँ और ये मैं लिख लेता हूँ कि मेरे साथ ऑक्सीजन और ये मेरे साथ डबल बॉन्ड, ये और मेरे साथ ये। अब इनमें से ये जो स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ओजोन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है। जिस तरह म्यूल का अपना ही एक ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है, लेकिन अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि इट इज द हाइब्रिड ऑफ बोथ। तो इन दोनों स्ट्रक्चर का जो मैंने डबल हेडेड एरर से सेपरेट किया हुआ है, अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं जो है वो ब्लेंड कर लूं तो इससे बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ओजोन के एक स्ट्रक्चर लिखूंगा, दूसरा स्ट्रक्चर लिखूंगा और इनके अंदर जो है मैं डबल हेडेड एरो डाल दूंगा। अब इनमें से हर एक स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या मैंने लफ्ज लिखा है इसके लिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या मैंने इसके लिए लिखा है रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, या इसका दूसरा नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये 4-5 नेम इस्तेमाल होते हैं। Sometime I will use the word contributing structure, sometime I will use the word resonance structure, sometime I will use the word resonance contributor, and sometime I will use the word canonical structure. तो ये भी एक resonance structure है, ये भी एक resonance structure है। इनमें से कोई भी ओजोन का ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। इन दोनों का ब्लेंड ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर कोई बंदा आपसे आज से सवाल कर ले कि ओजोन का रियल ओजोन का स्ट्रक्चर लेके, तो आप ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर लेके और इनके दरमियान एरो लगाएं तो इससे मुराद होगा रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? ये ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो दोनों का कंपोजिट है। कंपोजिट मींस इन दोनों के मिलाप से बना है। अब अगर ये देखिए, जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो फिर डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। आप इनको इकट्ठा कर लें तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों, यानी सिंगल बॉन्ड तो पहले हैं लेकिन इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है तो इसके अंदर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। इसी वजह से इन सब के बॉन्ड लेंथ आपस में सेम होंगे। अब ये समटाइम ये बहुत यानी कंफ्यूजन्स बन जाता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड से क्या मुराद है, क्या ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है? नो, इनमें से ये रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है, ना ये है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जब आप इनके दरमियान एरो लगाएं तो ये जितनी भी स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं पॉसिबल, तो इनको अगर आप डबल हेडेड एरो के जरिए सेपरेट कर लें तो इन तमाम स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर बनेगा इट विल बी रेजोनेंस हाइब्रिड। और इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस में एक बात और भी नोट कर ले कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या जिसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो लिहाजा ये भी मेरे साथ एक स्ट्रक्चर है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये भी मेरे साथ एक स्ट्रक्चर है, और ये भी आपके साथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो वी हैव रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक बात याद रखें कि कभी भी 2 या 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कभी वहाँ पे एटम्स अपनी जगह चेंज नहीं करते। एटम्स अपने अपने यानी जो उनके प्लेसेस हैं वहाँ पर ही होंगे, उनकी कनेक्टिविटी सेम होगी। आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं जिस तरह ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता उसके अंदर डबल बॉन्ड या लोन पेयर अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। जिस तरह इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे है और लोन पेयर यहाँ पे 3 है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इधर आ गया है और लोन पेयर अगर आप यहाँ पे देख ले ये यहाँ पे है। इट मीन्स के एटमों ने अपनी जगह चेंज नहीं की, अलबत्ता इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा अगर कोई बंदा आपसे सवाल कर ले कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए बुनियादी चीज़ क्या है, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए बुनियादी क्राइटेरिया यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं लेकिन इसमें एटम्स अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि
रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ आपके साथ नंबर ऑफ पेयर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स होते हैं, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा के लिए सेम होंगे। अगर कोई आपके साथ इसमें कोई अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो भी तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के अंदर सेम ही होगा। क्या मकसद, यहां पे देख ले आपके साथ पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे एक ये भी आपके साथ 9 और ये भी आपके साथ 9। तो अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो इस स्ट्रक्चर में भी आपके साथ 9 पेयर्स हैं और इसमें भी देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पेयर्स की तादाद दोनों स्ट्रक्चर में सेम है। अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिले जिसके लिए आप कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सके तो फिर ये बात क्लियर है कि अगर उसमें अगर कोई एक अनपेयर्ड होगा तो फिर तमाम के तमाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में वो मतलब कि जिसने अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा के लिए फिर भी मौजूद होंगे। अच्छा, अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब ये एक सवाल है कि फिर रेजोनेंस हाइब्रिड में ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा या ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे फ्रॉम फॉर्मल चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को मैं कहता हूं कि आपके साथ फॉर्मल चार्ज है V से मुराद है कि एक एटम अगर बिल्कुल अकेला मौजूद हो तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, L से क्या मुराद है, इससे मेरा मुराद है लॉन पेयर्स। B से मेरा क्या मुराद है, B से मेरा मुराद है बॉन्ड पेयर्स ऑफ आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं कहता हूं कि व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज हेयर, तो देख लें ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसके अपने इलेक्ट्रॉन, ये भी इसके अपने इलेक्ट्रॉन, तो दीज आर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आप इन इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लें, 2 × 2 4 × 2 6। तो आप इसको लिख लेंगे कि यहां पे मेरे साथ जो लोन पेयर है वो है मेरे साथ टोटल वो है 6। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीजन के वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है वो भी आपके साथ 6 हैं। अब इस ऑक्सीजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके हैं 2। तो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके 2, तो अब इस फॉर्मूले में इसकी कीमत डाल दे तो ये बनेगा आपके साथ 6 माइनस लोन पेयर आपके साथ 6 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई B, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके साथ आ गए 2, तो ये बनेगा 6 माइनस, और ये आप लोगों के साथ कैंसल आउट, ये जरा काइंडली आप कर लें। अगर यहां पे हम देख लें तो आप लोगों के साथ ये बनेगा 6 और यहां पे ये बनेगा आपके साथ +1, तो 6 - 7 इज इक्वल टू -1, बिकॉज 6 के मुकाबले में यहाँ पे ये ज़्यादा है। तो मैं इसको लिख लूँगा कि इस ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज बनता है वो बनता है -1। अब इसके बाद आप ज़रा जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कर लिया करें। अब ज़रा देख लें आसान तरीका कि इसके लोन पेयर इसके तस्वर कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो गए 2। अब इसके बाद बॉन्ड पेयर में आप यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पेयर्स में, इसमें आप एक एक काउंट करते चले जाएं। तो ये एक पेयर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस ऑक्सीजन को 1 दे दें, तो 2 3 4 और ये आपके साथ 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 6, इलेक्ट्रॉन इसके साथ बनते हैं 5, तो इट मीन्स ग्रुप्स के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो कमी को शो करने के लिए वी राइट +1। यहां पे देख ले 2 + 2 4 5 एंड 6, तो नो चार्ज, इट इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा यहां पे फॉर्मल चार्जेस -1 एंड +1 बनते हैं। यहां पे देख ले 2 3 4, यानी देखे 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों के साथ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों के साथ कम, तो दिस इज +1 और ये आपके साथ -1। तो हमें वो ज़्यादा
स्ट्रक्चर काबिल कबूल होगा। एक बात बिल्कुल गौर से सुन लें, जो आप ओवरऑल फार्मल चार्जेस जमा कर लें वो नेट चार्ज के बराबर होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख लें -1 and +1 ओवरऑल चार्ज इज 0, तो इसलिए O3 का मॉलिक्यूल इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो लिहाजा न इसमें चार्ज है और न इसमें चार्ज है, तो ये पहला क्राइटेरिया है, तो वो दोनों फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड के फार्मल चार्जेस ना हो, मतलब एक 0 हो। अगर 0 नहीं है तो फिर आपके साथ मिनिमम फार्मल चार्जेस होने चाहिए। मिनिमम से मेरा मुराद ये है कि जो फार्मल चार्जेस की वैल्यू है वो आपके साथ +1 या -1 ये होनी चाहिए। +2 और -2 की तरफ जब ये वैल्यू जाएगी तो हम इसको नाम देंगे कि अब इसकी वैल्यू हाई हो चुकी है। तो यहाँ पर भी -1 +1, यहाँ पर भी +1 and -1, तो इट मीन्स के दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। तो लिहाजा रेजोनेंस हाइब्रिड में दोनों का कंट्रीब्यूशन एक जैसा ही है। ओके, अब एक बात और, कभी कभी जब स्टूडेंट को हम कहते हैं कि जी ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रा कर ले, तो वो डायरेक्टली एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता है। ये गलत है। जब आप से कहा जाए कि ओजोन का लीव स्ट्रक्चर ड्रा किया करे तो आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा किया करें। और रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करने का सिंपल तरीका यह है कि जितने पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो लिख ले और इसको डबल हेडेड एरो के जरिए आपस में कनेक्ट कर ले। अगर आप इसको डबल हेडेड एरो से कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर इससे मुराद कभी भी रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं होगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन इंतहाई डीलोकलाइज्ड होते हैं। यहां पे मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, डीलोकलाइज्ड। इस स्ट्रक्चर में भी इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस में डबल बॉन्ड वाले मौजूद है और यहां पर भी, लेकिन जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है O3 का, उसमें डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल पे फैल चुके हैं। तो 2 लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। अगर ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में ही मौजूद हो तो फिर हम इसको नाम देंगे कि इट इज लोकलाइज्ड। जिस तरह ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, आप नाइट्रोजन में देख सकते हैं, तो मॉलिक्यूल्स में तो ये लोकलाइज्ड है। लेकिन यहां पे अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी है। तो इट मींस कि जहां पे पहले आपके साथ सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो इट मीन्स कि ओवरऑल जो आपका ट्रू स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये डबल बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल पे फैल चुका है। हम उस रेजोनेंस हाइब्रिड को सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए तमाम के तमाम स्ट्रक्चर लिखने होंगे। अलबत्ता आजकल पिक्टोरियली रेजोनेंस हाइब्रिड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर आप देख लें तो आपके साथ ये ऑक्सीजन और ये भी आपके साथ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन, अगर आप देख लें दोनों स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर यहाँ पे हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो इट मीन्स वो तो तादाद में सेम है। एक पेयर्स जो दोनों में चेंज हो सकता है वो है लोन पेयर। लोन पेयर अगर आप यहाँ पे देख ले, पहले यहाँ पे ज्यादा थे, अब यहाँ पे ज्यादा है। इट मीन्स के, और पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे था, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी डीलोकलाइज्ड हो रहा है और लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो हम फिर इसको इस तरह से शो करने की कोशिश करते हैं। ये तो असल में ये जो मैंने डॉट्स लगा लिए, इससे मुराद ये है कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरे इस ओजोन के मॉलिक्यूल पे स्प्रेड हो चुके हैं। लेकिन ये भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर आप इसको लीव स्ट्रक्चर के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कई पॉसिबल लीव स्ट्रक्चर लिख लें और इनको आप डबल हेडेड एरो के जरिए कनेक्ट कर लें। तो ये होगा आपके साथ रेजोनेंस हाइब्रिड और इस फिनोमेना का नाम होगा रेजोनेंस। तो मेरे ख्याल में कि बात क्लियर हो चुकी होगी। और एक बात और भी गौर से सुन लें, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ओजोन का नहीं है। इन तीनों का या दोनों का सारी जो
ब्लेंड होगा, जब आप इसको मिक्स कर लेंगे लाइक हार्स एंड डंकी से बनता है म्यूल, तो इसी तरह फिर इससे रेजोनेंट हाइब्रिड ही बने। और रेजोनेंट हाइब्रिड स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये से भी ज़्यादा स्टेबल है और ये से भी ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज इसमें भी इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, इसमें भी लोकलाइज्ड है, ये और ये फिक्स है। लेकिन ओरिजिनल मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन बेसिकली डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज मीन्स कि वो 2 से ज़्यादा एटमों के न्यूक्लियाई पे फैल चुके हैं, तो हम इसको नाम देते हैं डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेरे ख्याल में कि बात क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहा हूं एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उन पॉइंट्स को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो लिहाजा इसको ज़रा देख लें और इसको अंडरस्टैंड कर लें। ओके, आप लोगों के साथ एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल है आपके साथ नाइट्रेट आयन। मैं कहता हूं कि इसके लिए लीव स्ट्रक्चर ड्रा कर ले, तो तरीका आप लोगों को मैंने समझा दिया है कि नाइट्रोजन का आपके साथ ग्रुप नंबर है 5 और आप लोगों के साथ ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6, तो ये बनेगा आपके साथ 18। -1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो आप इसको कर ले प्लस, तो ये बनेंगे आपके साथ टोटली 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके साथ ये आ गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्स कितने होंगे, तो आपके साथ पेयर्स बनेंगे 24 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके साथ 12। अच्छा, अब नाइट्रोजन जो है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये होगा सेंट्रल एटम और ये है टर्मिनल एटम्स। तो मैं इसको लिख लूंगा कि ये आपके साथ नाइट्रोजन में आप सबसे पहले एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन और ये तीसरा नाइट्रोजन, इसमें आप एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिख ले, 1 2 3। फिर आपके साथ जो टर्मिनल एटम है इनका जो है आपने वैलेंस शेल मुकम्मल करना है, तो यू हैव 12 पेयर्स, तो एक पेयर चले गया, ये एक और, ये एक और, ये एक और। आपके साथ ये पेयर्स भी चले गए और इसका यानी इसका भी ऑक्टेट, इसका भी सबका ऑक्टेट मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अब देखिए पेयर्स कितने चले गए, 1 2 3, तो 3 ये और 3 ये आपके साथ 9 10 11 12 पेयर्स तो कंप्लीट हो गए। लेकिन अब मसला ये है कि मेरे साथ ये जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 + 2 + 2 6। तो अब अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूं तो मैं इसको इधर से भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता हूं, इधर से भी। अगर मैं इसको इधर से शेयर कर लूं तो ये बनेगा मेरे साथ n। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से इसको शेयर कर लेता हूं, तो डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये आपके साथ ये और आप लोगों के साथ ये आ जाएगा ये, और आप इसको यू लिख के, और ये दूसरा आपके साथ अगर आप फॉर एग्जांपल इसको आप नाम दे दे A B एंड C। मैं अब B ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता हूं, तो ये मेरे साथ बनेगा N डबल बॉन्ड O ओके। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि आप C से इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर ले, तो ये बनेगा N आपके साथ डबल बॉन्ड O ओके। अगर हम लीव स्ट्रक्चर पे गौर कर लें तो फिर तो हमें ऐसा लगता है कि यहां पर है सिंगल बॉन्ड, आपके साथ बॉन्ड ऑर्डर है 1 और यहां पे है बॉन्ड ऑर्डर 1। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लीव स्ट्रक्चर पे ही गौर कर लूं तो फिर तो ये बॉन्ड लें, इसका साइज जो है वो छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसका बॉन्ड लेंथ जो है ये छोटा होना चाहिए। लेकिन दोनों का बॉन्ड लेंथ बिल्कुल बराबर है, मतलब ये कि ये और ये बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर है। फिर इसका मकसद क्या हो गया, फिर तो इसका मकसद ये हो गया
कि इनमें से ना ये लिव स्ट्रक्चर ठीक है, ना ये ठीक है और ना ये ठीक है, बल्कि इन तीनों का ब्लेंड, इनका हाइब्रिड ही एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। यहां पे अब अगर आप देख लें तो आप इनको कनेक्टेड कर लें विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस, तो अब ये इन तीनों के यानी जो ब्लेंड है वो आपके साथ नाइट्रेट का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ना ये है, ना ये है, ना ये है। अब इसका मकसद तो फिर क्या है कि डबल बॉन्ड यहां पर भी है, डबल बॉन्ड यहां पर भी है और डबल बॉन्ड यहां पर भी है, बिकॉज हेयर इज डबल बॉन्ड, हेयर इज डबल बॉन्ड एंड हेयर इज डबल बॉन्ड। तो जब आप इन तीनों को ब्लेंड कर लेंगे तो डबल बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल पे फैल जाएगा। तो इसमें से उनके सिंगल बॉन्ड तो लोकलाइज्ड है, लेकिन इनका जो पाई यानी डबल बॉन्ड है ये पूरे मॉलिक्यूल पे डीलोकलाइज्ड होगा। तो अब अगर आपको मैं कहूं कि नाइट्रेट के लिए आप रेजोनेंस हाइब्रिड शो कर लें, तो रेजोनेंस हाइब्रिड आप एक सिंगल लिव स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर जब आप लिख लें तो ये आपके साथ आ जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, अब एक बात और भी नोट कर लें कि इनमें से अगर आप यहां पे देख लें तो व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज हेयर, 2 + 2 4 5 यानी 2 + 2 4 6 और ये 7, तो आई हैव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड को जस्ट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक एटम का तस्वर जो है वो आप पार्ट कर लें, तो लिहाजा 1 2 3 4, तो ये मैं इसको लिख लूंगा +1। ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 + 2 4 5 6, तो ये आपके साथ 0। और यहां पे अगर आप देखें 2 + 2 4 + 2 6, बाण में से एक तस्वर कर लें 7, तो ग्रुप यानी उसके वैलेंस शेल के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है तो इट इज -1। तो अब अगर आप यहां पे देख लें +1 एंड -1 नेट यानी यहां पे एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज बनेगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे बनेगा -1, बिकॉज +1 एंड -1 कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा -1 ओवरऑल। मैंने दोबारा नाइट्रेट के ऊपर अब यहां पे देख लें, अगेन इट इज 0, इट इज -1, इट इज -1, इट इज +1, तो -1 +1 कैंसल आउट, तो अगेन भी इसका ओवरऑल जो है वो -1 ही बन रहा है। अब आप इस पर भी गौर कर लें तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया ये और ये, इस पर भी -1 ही बनेगा, आप चेक कर लें। तो इट मीन्स कि इनमें से अगर आप देखें फॉर्मल चार्जेस इन तीनों स्ट्रक्चर में सेम है, लिहाजा ये तीनों स्ट्रक्चर ही एक जैसा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें से इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और इसका कम है, सब एक जैसा ही कंट्रीब्यूशन करते हैं। और इसका इन तीनों को जब मैंने ब्लेंड कर लिया इसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई बंदा आपसे पूछे कि क्या डबल बॉन्ड यहाँ पे है, नो, डबल बॉन्ड हर जगह फैल चुका है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, बिकॉज इन तीनों को जब आप ब्लेंड कर ले तो उस ब्लेंड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कि इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप जितने पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं उनको लिख ले और इसको डबल हेडेड एरो से कनेक्ट कर ले। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ऑल दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए मैंने बताया है कि एटम्स अपनी जगह पर ही मौजूद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन या जिसको आप कहते हैं डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे देख ले डबल बॉन्ड ए और उसके दरमियान मौजूद है, ए और नाइट्रोजन के दरमियान, फिर यहाँ पे बी और नाइट्रोजन के दरमियान, फिर यहाँ पे आपके साथ ये सी और नाइट्रोजन के दरमियान। तो लिहाजा पाई इलेक्ट्रॉन मैं मोर करेक्ट वर्ड फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे हैं और यहाँ पे ये तीनों स्ट्रक्चर एक जैसा ही कंट्रीब्यूशन करता है। इस पे रिमेनिंग पार्ट पे इंशाल्लाह फिर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग लेक्चर होगा। उसमें हम ये बात करेंगे कि कौन सा पार्ट ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा और कौन सा पार्ट जो है वो कम कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर आपको पेपर में सवाल दिया जाए कि ड्रा लिव स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रेट आयंस, तो आपने एक नहीं लिखना है, आपने तमाम के तमाम स्ट्रक्चर ही लिखने हैं, बिकॉज इनमें से एक भी स्ट्रक्चर अकेला उसका स्ट्रक्चर नहीं। इन तीनों स्ट्रक्चर को जब आप लिख लें और आप एरो से कनेक्टेड कर ले तो देन इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO3
-1, जिसको मैं नाम देता हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड। थैंक यू वेरी मच।